दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल सभी ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई सर्टिफिकेट लेती है जिसका उनका बिजनेस बढ़ता रहे, जैसे कि ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001 और इसी तरह से एक और सर्टिफिकेट होता है जो ISO द्वारा उसको प्रोवाइड किया जाता है, वह होता है 14001। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 14001 2015 के बारे में, जिसका क्लाउज नंबर 5 है लीडरशिप के बारे में। तो दोस्तों, इसके पहले हमने दो वीडियो और बनाया है। पहला है ISO 14001 2015, जिसका बेसिक कंसेप्ट हमने समझाने की उसमें कोशिश किया है, और दूसरा वीडियो मेरा है जो क्लाउज नंबर 4 है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी हमने पूरी डिटेल समझाया है। तो दोस्तों, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप जानना चाहते हैं ISO 14001 2015 के बारे में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। तो दोस्तों, क्वालिटी परफेक्ट इंडिया एक ऐसा चैनल है जो कि टेक्निकल मैं वीडियो बनाता हूं और प्रैक्टिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटी की जाती है वही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप कहीं जॉब करते हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको किसी तरह का समझने में दिक्कत ना हो। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 5 नंबर क्लाउज है लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप किसे कहते हैं, नेतृत्व किसे कहते हैं, पहले तो लीडर किसे कहते हैं। देखिए, लीडर वह व्यक्ति होता है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। जैसे कि हमारे देश में देखिए, जो लीडर होते हैं वह उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, जो वह कहते हैं वह करना शुरू करते हैं, तो उसे हम लीडर कहते हैं। ठीक इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर का मतलब यह हुआ कि जिस उस ऑर्गेनाइजेशन में जो वह बात कहे उसके सभी स्टाफ, सभी एसोसिएट्स उसका बात माने और उसके कहे हुए रास्ते पे चले, उसको हम लीडर कहते हैं। लीडरशिप का मतलब होता है कि नेतृत्व करना, यानी कि जो भी वह बात कहे उसको हर लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको माने, उसको हम लीडरशिप कहते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि जो 5 नंबर क्लाउज है लीडरशिप, इसके अंदर कितने सब क्लाउज है। देखिए, इसके अंदर 3 सब क्लाउज है। 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट, दूसरा है 5.2 इन्वायरमेंटल पॉलिसी, तीसरा है 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। दोस्तों, आइए इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। देखिए, इसमें यह स्टैंडर्ड कहता है कि यदि कोई अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर EMS यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट पूरा लीडरशिप और कमिटमेंट का शो करे, जिसे कि सही ढंग से EMS की स्टैंडर्ड जो है, ये सिस्टम जो है, वह अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सके। देखिए, यहाँ पर बात आती है कि टॉप मैनेजमेंट। देखिए, टॉप मैनेजमेंट किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरली हमारे दिमाग में यह रहता है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो किसी भी कंपनी का जो MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उसको ही हम टॉप मैनेजमेंट मानते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। वह टॉप मैनेजमेंट है, इनके साथ साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन में HOD होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग कर सके, कोई भी प्रॉब्लम आए तो वह डिसीजन ले सके, उसको भी हम टॉप मैनेजमेंट कहते हैं। तो टॉप मैनेजमेंट क्या हो गया। टॉप मैनेजमेंट का मतलब है कि डिसीजन ले सके, चाहे वो HOD हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो MD हो, चाहे वो चेयरमैन हो, ये सभी टॉप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो ये 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट सब क्लाउज क्या कहता है, यह स्टैंडर्ड यह कहता है कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम EMS की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट को लीडरशिप शो करना है और कमिटमेंट करना है, जो जो इसका एक्टिविटी है वह सही ढंग से हो सके। तो पॉइंट ये क्या कहता है, यह स्टैंडर्ड यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी शो करे, जवाबदेही शो करे कि यदि उसके ऑर्गेनाइजेशन में EMS की अगर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जवाबदेही टॉप मैनेजमेंट करेगा। दूसरा B पॉइंट कहता है कि टॉप मैनेजमेंट यह इंश्योर करे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इन्वायरमेंटल पॉलिसी सही ढंग से बना है कि नहीं बना है, और उसके साथ ऑब्जेक्टिव उसके साथ बना है कि नहीं बना है। जो 3 नंबर पॉइंट है C, वह स्टैंडर्ड यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट यह इंश्योर करे कि जो भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम EMS का जो भी रिक्वायरमेंट है और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिक्वायरमेंट है, दोनों को कंपाइल करके यह स्टैंडर्ड बनाए और वह उसको फॉलो करे।
डी क्या कहता है? डी यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट इंश्योर है कि जो भी ईएमएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको फुलफिल कराए, यह इंश्योर करे। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन भी कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को हर डिपार्टमेंट में वह सही ढंग से कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ईएमएस को लेकर के, यह इंश्योर करे। इसके साथ साथ यह भी कहता है, जो एफ नंबर है, कि टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करे कि जो भी ईएमएस सिस्टम जो हमारा टारगेट है वो सही ढंग से अचीव हो रहा है कि नहीं, इसका पूरा जवाबदेही जो है टॉप मैनेजमेंट करे। जी पॉइंट यह है कि टॉप मैनेजमेंट डायरेक्शन दे और सपोर्ट करे जब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट हो। तो देखिए यहाँ डायरेक्शन और सपोर्ट दोनों चाहिए, केवल डायरेक्शन नहीं देना कि ऐसे ऐसे काम करना है, उनको अगर कोई सपोर्ट भी है तो वह भी सपोर्ट करना है। यह स्टैंडर्ड कहता है टॉप मैनेजमेंट को। पॉइंट एच जो है वह यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट हमेशा कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट जो होता है उसको प्रमोट करता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए पहले समझिए कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट किसे कहते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई पार्ट बन रहा है और उसको आप 100% विजुअल किसी ऑपरेटर को लगा करके चेक करा रहे हैं। फिर आपके दिमाग में आया कि हो सकता है कि ऑपरेटर बहुत सारा गलती कर सकता है, इसलिए उसके लिए आपने एक गेज बना दिया। गेज बना करके आपने ऑपरेटर को यह बताया कि इस गेज में डालो और इस गेज में जो क्वालिफाई करता है वो ओके है, जो क्वालिफाई नहीं करता है वह रिजेक्ट है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें। लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि हो सकता है कि ये गेज से भी अगर एक दो पार्ट जो है ऑपरेटर सही ढंग से चेक ना कर सके, उसके लिए आपने एक ऐसा प्रोसेस में इंप्लीमेंट मशीन करते हैं जो कि गलत पार्ट बने ही नहीं। देखिए एक विजुअल हो रहा था, फिर गेज आपने बनाया, फिर मशीन आपने इंप्लीमेंट किया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, कभी भी इंप्रूवमेंट जो है स्टॉप नहीं होना चाहिए। जो बात करता है यह स्टैंडर्ड ये कहता है कि टॉप मैनेजमेंट सभी जितने मैनेजमेंट में जितने वहाँ एचओडी हैं सभी को अपना लीडरशिप शो करे और उनका वह पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको अथॉरिटी दे जिससे कि आपका ईएमएस सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो यह कुछ 5.1 के पॉइंट रहा जिसको हमने समझाने की कोशिश किया। आइए अब हम बात करते हैं 5.2 जो है इन्वायरमेंटल पॉलिसी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी किसे कहते हैं। देखिए कोई भी सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, चाहे वह ISO 9001 का हो या फिर IATF 169 का हो या फिर ISO 45001 हो, आपको पॉलिसी बनाना जरूरी होता है। तो इसमें यह स्टैंडर्ड कहता है कि टॉप मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पॉलिसी बनाए। आइए हम बात करते हैं कि पॉलिसी होता क्या है। देखिए पॉलिसी विचारों को वह धागा है जिसमें हम सभी को एक सूत्र में बांध करके रखता है और एक डायरेक्शन में हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। और पॉलिसी हमें यह भी बताता है कि जो भी हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा करते हुए पूरे कंपनी के आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध है, उसी को हम पॉलिसी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें यही कहा जाता है कि जब भी पॉलिसी इन्वायरमेंटल पॉलिसी आप बनाएं, कुछ बातों का टॉप मैनेजमेंट उसमें ध्यान दे। पहला पॉइंट है कि पॉलिसी इज एप्रोप्रिएट टू पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द नेचर, स्केल, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए इसमें यह कहता है कि उसमें जब भी पॉलिसी बनाए पर्पस जरूर उसमें डिफाइन करें। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि इस्टेब्लिश होती है, सेटअप होती है, तो उसका कुछ न कुछ पर्पस होता है। बिना पर्पस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं की जाती है, सबका कुछ न कुछ पर्पस होता है। और यह कहता है कि जो पर्पस हमने कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 4 नंबर क्लोज में हमने पढ़ा था उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये पॉलिसी बनाना है। दोस्तों इसीलिए मैंने कहा कि पहले वाला वीडियो आप जरूर देख लें जिससे कि आपको क्लियर कंसेप्ट होता जाएगा। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाए वह जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के, वह एक क्लियरली कंसेप्ट, एक फ्रेमवर्क की तरह बनाए जिसमें हमें पूरी तरह से दिखाई दे कि हमें क्या क्या काम, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या टारगेट है, वह 1 पेज में
हमें समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों सी क्या कहता है? सी यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट करे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के चलते वह किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट पर, वातावरण पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, इसके लिए वह गारंटी दे, कमिटमेंट रखे। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा चीज़ निकलता है जिससे कि पोल्यूशन होता है, जैसे वाटर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ, साउंड पोल्यूशन हुआ, तो उसको इन्वायरमेंटल पे कोई उसका इफेक्ट न पड़े, उसका वो पूरा कमिटमेंट करे कि उसके लिए वह क्या किया है जिससे कि उसका इन्वायरमेंटल पे कोई बुरा प्रभाव उनके ऑर्गेनाइजेशन के चलते न पड़े। आइए हम बात करते हैं 5.2 इन्वायरमेंटल पॉलिसी का जो डी है वो क्या कहता है। इसमें यह स्टैंडर्ड ये कहता है कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट करे कि जो भी कॉम्प्लियंस ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल होना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि कॉम्प्लियंस ऑब्लिगेशन किसे कहते हैं। देखिए हर स्टेट में, हर देश में कुछ न कुछ उस स्टेट के या उस कंट्री का रूल एंड रेगुलेशन होता है जिसको फुलफिल करना पड़ता है। मान लीजिए कि हम कोई भी पार्ट, चाहे बाइक हो या कार हो या कोई भी पार्ट, हम किसी दूसरे कंट्री में अगर सप्लाई करते हैं तो वहाँ का भी रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ पर पार्ट को भेजना पड़ता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, सीट मेटल की पार्ट बनाती है और वह सीट मेटल प्लेटिंग करके आप अपने कस्टमर को सप्लाई दे रहे हैं और वह कस्टमर उस पार्ट को फिट करता है, चाहे वह बाइक में करे या कार में करे, फिट करके दूसरे देश में सप्लाई कर रहा है। देखिए आज के समय में जो सीट मेटल का प्लेटिंग जो है वह उस पर कमांड किया गया है, यानी कि दो तरह का प्लेटिंग होती है, एक होती है हेक्सावेलेंट, दूसरा है ट्राइवेलेंट। हेक्सावेलेंट पे बैन लगा हुआ है क्योंकि उसमें जो केमिकल यूज किया जाता है वह बहुत ही डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। यह पार्ट जो है दूसरे देश में भी इसको बैन किया गया है। तो आपको यदि हेक्सावेलेंट के जगह पर ट्राइवेलेंट आप प्लेटिंग करते हैं जो कि ऑलरेडी वह एक्सेप्टेबल है, उसको आप करके आप उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कहने का मतलब यह है कि यह ध्यान देना है कि आपको जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन आपको है उसको फॉलो करना है, और साथ ही साथ जो कि अगर आपके कस्टमर का जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है उसको भी आपको फॉलो करना है। जो इसमें 5.2 ई जो कहता है वह यह कहता है कि आपको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आपको करते रहना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं जो 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, इसके बारे में हम बात समझने की कोशिश करते हैं। देखिए रोल्स किसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसे कहते हैं, अथॉरिटीज किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लीजिए फिर आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम किसी पद पे या किसी पोस्ट पे जब हम काम करते हैं उसको हम रोल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, तो जो उसका प्रोडक्शन मैनेजर जो पोस्ट है उसको हम रोल्स कहेंगे। तो दोस्तों पद या पोस्ट को हम रोल्स कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसे कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब हुआ कि जो भी एक्टिविटी मिली है, जो भी काम मिला है, जो भी टास्क मिला है उसको सही ढंग से काम करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है, जो भी शेड्यूल मिलता है उस शेड्यूल के अनुसार आपको सही ढंग से प्रोडक्शन करना, सही समय पर प्रोडक्शन करना, सही क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना। तो ये हो गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और अथॉरिटीज क्या होता है, अथॉरिटीज होता है कि कोई भी वो डिसीजन ले सके। मान लीजिए प्रोडक्शन करने में प्रोडक्शन मैनेजर का कोई अगर दिक्कत हो रही है, कोई ऑपरेटर नहीं है, उसके ऑपरेटर के जगह पर दूसरा ऑपरेटर को लगाना, या इस मशीन पे काम नहीं हो रहा था दूसरे मशीन पे डिसीजन लेना कि इस मशीन पे हम चलाएंगे, तो यह सब चीज़ अथॉरिटीज में आती है। तो ठीक इसी तरह से 5.3 में यह कहा गया है कि जब भी आप ईएमएस की इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं तो टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करे रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रोल्स का और अथॉरिटीज़ का कि किसको वह डिफाइन कर रहा है, जो यह इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से हो सके। इसमें दो बातों पे ध्यान करने के लिए बात करता है कि टॉप मैनेजमेंट यह डिफाइन करे कि जो भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको सही ढंग से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वह इम्प्लीमेंट कर सके। दूसरा बी यह कहता है कि जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है, चाहे वह खराब हो या अच्छा हो, ईएमएस को लेकर के वह टॉप मैनेजमेंट में इसको कम्युनिकेट करे, इसको रिपोर्ट करे, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट भी समझ सके कि सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन ईएमएस का हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
तो दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन रहा लीडरशिप के बारे में। आशा करता हूं कि आपको हर पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारा 6 नंबर क्लाउज रहेगा प्लानिंग के बारे में। उसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।